Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, पर्यावरण शिक्षण की जो शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें टेस्ट नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 500 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है साथियों। तो देखिए, इसके पहले 2 टेस्ट में पर्यावरण शिक्षण के अपलोड कर चुका हूं, वो नहीं देखे तो आप ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 16 अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल अभी जाकर देखिए साथियों उस वीडियो को भी। बहुत ही शानदार 15 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं साथियों कि आप सभी के लिए 150 प्रश्नों का, संपूर्ण 150 प्रश्नों का टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं 1 या 2 दिन में। 2 दिन के अंदर अंदर आपके 150 प्रश्नों का टेस्ट आ रहा है, तो फिर आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अच्छी तरह से 150 प्रश्नों को हल करिए। बहुत ही सेलेक्टेड रीट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन 150 में लेकर आ रहा हूं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके आता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कि जो जैसे एक पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा है, वहाँ पर बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव है उनको शिक्षक महत्व दे रहे हैं, तो उससे क्या लाभ मिलेगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में या उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में ये भी हो सकता है, और बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। साथियों, व्यक्तिगत अनुभवों में देखिए, ये भाषा की कक्षा नहीं है, ये पर्यावरण की कक्षा है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही न रहकर यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। आपका जो सेकंड प्रश्न आता है वो है मित्रों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मित्रों, आपके विकल्प आते हैं। प्रथम विकल्प है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं को बताना, और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य निरूपित होता है वो है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कि विद्यालय में जो बच्चों के अनुभव है उनको किससे जोड़े, बाहरी दुनिया से जोड़े साथियों। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर में निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अपने परिवार को समझाना, समाज को समझाना, यह समझाना कि बच्चा समाज का हिस्सा है और समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जो समाज में अपराध होते हैं उनका लेखा रखना, ये सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि लेखा रखने का काम तो कौन करता है, कानून करता है साथियों। इसलिए जो चौथा विकल्प है ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है मित्रों। बाकी अपने परिवार को समझाना, समाज को समझाना, बच्चे को ये समझाना कि वह समाज का हिस्सा है, ये तो यहाँ पर उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 आपके चौथा प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जिसको आप कहते हो के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कि बच्चों को चिड़ियाघर पर भ्रमण करने के लिए ले जा रहे हो, आप पर्यावरण शिक्षक हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो, या विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, या नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो ये तो चौथा गलत है, आपके दूसरा भी गलत है। हालांकि आनंद मिलता है, लेकिन ये कोई उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य होता है साथियों विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। कि भाई वो चिड़ियाघर में जाएंगे तो जो उन्होंने किताबों में देखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, इसलिए उनको सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार आपका जो प्रथम विकल्प है साथियों प्रश्न 4 में, वो इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको ये प्रश्न पूछे है, क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, क्योंकि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मानव समुदाय मतलब जहाँ मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का समुदाय होता है, वहाँ सीखने सिखाने का वो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि ये प्रथम विकल्प भी सत्य है कि वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। आसानी से ये उपलब्ध होने वाला संसाधन है। मानव समुदाय सभी जगह पाया जाता है। इसमें समझदार व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं साथियों, और उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 5 में, वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, वर्णन और विचार गोष्ठी। साथियों, सामूहिक चर्चा आपके कहाँ की जाती है? आपके सामूहिक चर्चा विचार गोष्ठी में की जाती है। भूमिका निर्वाह में किसी एक व्यक्ति ही भूमिका का निर्वाह करता है, कोई एक व्यक्ति। व्याख्यान में शिक्षक ही व्याख्या देता है। वर्णन में कोई एक व्यक्ति वर्णन करता है, लेकिन विचार गोष्ठी में सभी अपने अपने विचार रखते हैं। इसलिए ये सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 आता है साथियों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचियों का मूल्यांकन करना, या विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। साथियों देखिए, जो सीसीई है इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन उसमें किया जाए, कोई भी पहलू नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि सीसीई का सीधा सा मतलब क्या है? बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। इसलिए इसमें प्रत्येक पहलू वाला जो ऑप्शन है प्रथम विकल्प, वो सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? आप किसे अच्छा शिक्षण नहीं कहोगे? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, तो भाई ये तो अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है बिल्कुल, तो एक तो ये नहीं है। और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, तो ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। मतलब तीसरा विकल्प आपका क्या है साथियों? सही आंसर है ये, मतलब तीसरा जो आंसर है साथियों, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। विकल्प 3 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 9 पर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। पर्यावरण अध्ययन आप शिक्षण करा रहे हो बच्चों को, उस दौरान ही, शिक्षण के दौरान ही छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को आपको देखना है, तो आपको अवलोकन का, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण, इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो मित्रों, आप पढ़ाने के दौरान आप चर्चा भी कर सकते हो, आप अवलोकन भी कर सकते हो, आप प्रयोग भी कर सकते हो पढ़ाने के दौरान, लेकिन आप उपचारात्मक शिक्षण पढ़ाने के दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो आप पढ़ाओगे, फिर उनसे प्रश्न उत्तर पूछोगे, निदान वगैरह की आखिर क्या कमी रह गई है, उनकी कमजोरियों को जानोगे, फिर उसके बाद करेंगे उपचार। तो इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर, वो सही आंसर है प्रश्न 9 में। मित्रों, अगला प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। 10वां प्रश्न आपके आता है। निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो देखिए मित्रों, ये जो मुख्य सीखने के नियम है ये थोंडाइक ने दिए थे। तत्परता का या तैयारी का जिसको बोलते हैं, प्रभाव या परिणाम का, और अभ्यास का नियम, लेकिन पुनर्बलन का नियम नहीं बताया था। मतलब आपका प्रश्न नंबर 10 में प्रथम विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 11। निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है?
फिल्म स्ट्रिप है, चार्ट है, चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप जिसको कहते हैं, और यह स्लाइड है। तो साथियों देखिए, जो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपके अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है चार्ट अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, और बाकी स्लाइड, चित्र विस्तारक यंत्र, फिल्म स्ट्रिप ये प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। साथियों प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है कि कोई चित्र वगैरह होता है उसको पर्दे पर या फिर कोई दीवार पर बड़े आकार में दिखाया जाता है इसके माध्यम से। साथियों दूसरा विकल्प सही है। चार्ट तो क्या है, एक दृश्य सामग्री है मित्रों, दृश्य और अप्रक्षेपित भी है ये। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यदि आप डाकघर की कार्य प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं कि डाकघर में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। तो मित्रों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि डाकघर की कार्य प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट शिक्षण विधि कौन सी रहेगी। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 12 का। मित्रों इसका जो सही आंसर है वो आता है आपके कहानी विधि। आप कहानी के माध्यम से आसानी से डाकघर की कार्य प्रणाली को बच्चों में विकसित कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो कहानी के माध्यम से, कहानी डाकघर से संबंधित हो जिसमें कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया हो, ऐसी कहानी बच्चों को सुनाकर आप उसमें डाकघर की कार्य प्रणाली के बारे में बच्चों में ज्ञान दे सकते हो साथियों। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। पर्यावरण की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए कहती है। अंतर करने का कौशल संबंधित है अवलोकन कौशल, तुलना करने का कौशल, वर्गीकरण करने का कौशल और उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिए, अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए शिक्षिका कह रही है, तो अवलोकन भी बच्चा उसमें करता है, तुलना भी करता है, वर्गीकरण भी करता है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। आपके 14वां प्रश्न आता है, प्रश्न को समझिए। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? तो जो उद्देश्य है उसको बताना है। पहला है अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना। दूसरा है जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना। तीसरा है खेल में टीम भाव की भावना के प्रति संवेदनशील बनाना। अब देखिए, उपयुक्त में से केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है और केवल 2 और 3 सही है। देखिए आपने सुना होगा कि जो PS वाले स्कूल होते हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन जो चलती है वहाँ पर भी साथियों अंतरिक्ष के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प तो सही है। जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराया जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। खेल में टीम भाव की भावना के प्रति संवेदनशील, तो संवेदनशील प्राथमिक स्तर पर नहीं बनाया जाता है साथियों। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है केवल 1 और 2 सही है, ये बिल्कुल इसका आंसर सही आंसर रहेगा साथियों। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। आपके प्रश्न 15 आता है, पर्यावरण के अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसका चयन कीजिए कि इसकी शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों की जरूरत है। दूसरा है इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए। तीसरा है इसमें ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसके कोई विषय वस्तु अंतःशास्त्रीय प्रकृति के है। तो साथियों कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है उसका आपको सही आंसर देना है। साथियों इसका जो सही आंसर है तो वो है दूसरा विकल्प। इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए। ये बहुत ही निर्धारित, बहुत ही शब्द आ रहा है ना, जोर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अधिगम विधियों को बहुत निर्धारित रखो उससे बाहर आप नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 15 में। कमेंट करके जाए, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कन्फ्यूजन सॉल्यूशन क्लास बिल्कुल लाता हूँ साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जल्द ही आपके 150 प्रश्नों का टेस्ट, बहुत ही शानदार टेस्ट आने वाला है, जिसको मेरा टारगेट है कम से कम 10,000 लोग उस वीडियो को देखें और अपना अपना स्थान एक निश्चित कि भाई हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो उसको कुछ इनाम मिले साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।